ये द नगाज हमने वहीं पे पुस्तक ली है। ये एस.के. बड़फुकन जी की पुस्तक है और इस पुस्तक के आरंभ में ही इतने सुंदर रहस्योद्घाटन है जो आदित्य जी आपके विशेष काम के हैं। इस संसार भर में जो ये नाम मतलब इन्होंने किया कि क्रिश्चियन मिशनरी वहां के लोग जाते हैं और कहते हैं कि हमने असभ्यों को सभ्य कर दिया। ये इतना बड़ा झूठ है, इतना बड़ा पाखंड है कि वो वहां जाके स्पष्ट होता है। आप यदि नगा लोगों की जीवन शैली को देखें, उनके क्रियाकलाप को देखें, उनकी कलाकृतियों को देखें, उनकी समझबूझ को देखें, उनके योद्धा जीवन को देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनके सामने ये इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि जो तथाकथित देश हैं आज के, वे असभ्य हैं। और अमेरिका तो कहीं ठहरता ही नहीं है क्योंकि उसका जन्म ही अभी हाल में हुआ है। इस संदर्भ में वो दीदी ने बढ़िया स्मरण कराया कि हम लोगों को अवसर मिला एक गांव में जाने का। उस गांव का नाम है खोनोमा। कुछ दशक पूर्व कहते हैं कि वहां 4 से 5 हजार लोग रहते थे एक गांव में। पर्वत पर एक गांव में 4 से 5 हजार लोग रहते हैं तो आप समझिए कि वो बहुत बड़ा गांव है। क्योंकि उत्तराखंड में रह के हमने देखा है कि सामान्यतया 2-2, 4-4 घर होते हैं और बहुत विशाल गांव नहीं होता है, लेकिन वह गांव था क्योंकि उसकी परिस्थिति बहुत ही विशेष थी। वहां पे बाहर से आक्रमण होता था, इसलिए गांव को तैयार रहना पड़ता था। उस 4,000-5,000 लोगों के गांव में, खोनोमा में, आश्चर्य तब हुआ जब 3 दुर्ग हमने अपनी आंखों से देखे। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी गांव में दुर्ग हो? व्यवस्थित रूप से 3 दुर्ग बनाए गए हैं। ये दुर्ग ऐसे थे जहां पर शस्त्रागार का काम लिया जाता था और जो सैनिक होते थे अर्थात युवा, वे सोया करते थे और उनके सोने के का जो बिस्तर था वो भी हमने देखा। वो बिस्तर ऐसा था कि एक लकड़ी है जो 30-30, 40-40 फीट चौड़ी है और लकड़ी का ही सिरहाना है। उस पर बहुत कम, कहिए कि गद्देदार, किसी दरी के को बिछा करके वो सोया करते थे ताकि उनको बहुत अच्छी नींद ना आए। उद्देश्य यह था कि रात में कभी भी आक्रमण हो सकता है और कभी भी उनको बाहर जाना पड़ सकता है शस्त्र अस्त्र लेकर के। तो इस रूप में यदि आप देखें तो उस गांव का महत्व समझ में आएगा और उनकी जो जीवन शैली है उससे आपको पता चलेगा कि वे कितने आगे बढ़े हुए लोग थे, कितने आगे बढ़े हुए। यह जरूर है कि उनमें शिक्षा का अभाव था, लेकिन जो उनके पास पारंपरिक ज्ञान था वो इंग्लैंड और फ्रांस वालों से कहीं अधिक था। एक ऐसा अवसर आया हमारी यात्रा में कि एक घर का निर्माण किया गया है, वह भी नगांव में जो एक कुल है उस कुल के द्वारा। उसमें आपको आश्चर्य होगा, सारी राशियों को उकेरा गया है। उसमें वृषभ है, उसमें मिथुन है, उसमें क्या बोलते हैं, मीन है, सिंह राशि, सारी राशियों को उकेरा गया है। तो आपको अच्छा लगेगा जान के कि उनकी समझ कितनी ऊंची थी। फिर हमने जब उनसे पूछा, हमारे गाइड से उस गांव में, कि भाई अभी कौन कौन सी परंपराएं हैं पुरानी जो अभी भी जीवित है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का काम ये होता है कि वहां के समाज को जड़ से काट करके उखाड़ के फेंक देना। क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम स्थानीय परंपरा का सबसे बड़ा शत्रु होते हैं। ये जहां भी जाते हैं किसी परंपरा को नहीं मानते और वहां से उसको उखाड़ फेंकते हैं, क्योंकि ये न करें तो सब कुछ सनातनी था, पहले भी सनातनी था। तो 2 परंपराओं की बात जब उन्होंने की तो आप सोच के दंग रह जाएंगे कि उससे हमारी कितनी समानता है। ईश्वर और प्रकृति के प्रति जो उनकी आस्था है वो स्पष्ट हो जाए। उन्होंने बताया कि पहले जब कोई भी बड़ा व्यक्ति घने जंगलों में जाता था, वहां लकड़ी काटना हो या फल चुनना हो, जो भी लेना हो, वो करने के बाद जब वो लौटता था तो अपना नाम जोर जोर से पुकारता था। अपना नाम जोर से पुकारने का अभिप्राय यह होता था कि उस जंगल का जो ईश्वर है, उस वन का जो ईश्वर है, उससे वो व्यक्ति कह रहा है
कि मैं इस नाम का व्यक्ति हूं, आपसे अनुमति लेता हूं कि मैं सुरक्षित यहां से वापस अपने घर चला जाऊं। और यदि वो ऐसा करता था तो उसको शांति मिलती थी और सुरक्षित चला जाता था। दूसरी जो परंपरा का उल्लेख उस व्यक्ति ने किया वो यह था कि जब भी किसी नवजात शिशु का जन्म होता है तो जन्म के बाद उसके सिरहाने में, उसके सर के बगल एक चाकू रखा जाता है, जिसका अभिप्राय यह होता है कि कोई भूत प्रेत या इस प्रकार का कोई उस पर आक्रमण ना हो। और यह जो चाकू रखने की परंपरा है वो हमारे गांव में आज भी अक्षुण्ण है। क्योंकि हमारे घर में क्या होता था कि जो हमारे बड़े होते थे, हमारे बाबा पिताजी, ये दिन भर सुपारी खाते रहते थे। और होता क्या था कि एक चाकू बच्चे के सिर के पास चला जाता था तो लोग चाकू ढूंढते रहते थे, और अगर किसी ने चाकू ले लिया सुपारी काटने के लिए तो जो बच्चे की माँ है वो तुरंत व्यग्र हो जाती थी और वो फिर ढूंढ ढांड के चाकू जिसका लेके आ गया वहां इंडिविजुअल का आ गया व्यक्ति पर आ गया। प्लीज हेलो, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि उस खोनोमा गांव में, अब वो खोनोमा गांव में अनेक युद्ध हुए अंग्रेजों के द्वारा, और एक युद्ध जो कहिए कि बड़ा ही कहिए कि भीषण युद्ध हुआ था। उस युद्ध में क्या था कि अंग्रेजों का जो लोग थे वो कोहिमा में थे। ये जो गांव में बता रहा हूँ ये 17 किलोमीटर दूर है कोहिमा से, लेकिन जंगल के लिए और पहाड़ के लिए 17 किलोमीटर दूरी बहुत लंबी होती है। तो उसमें क्या हुआ कि उनको बताया गया कि भाई ये हमारी बात मानते नहीं है, ये स्वतंत्र जीव है, ये लोग हमारा शासन नहीं मान रहे। तो कोहिमा से 4 अंग्रेज बारी बारी से गए, जो अपने आप को समझते थे कि हम बड़े वीर हैं, बड़े हैं। उनको गांव की जो सीमा होती है उसके पहले ही कुछ लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया कि ये खोनोमा बहुत ही खतरनाक जगह है, आप मत जाइए। लेकिन इनको तो घमंड था। अब आपको आश्चर्य होगा जान करके कि ये लोग कुछ कुछ सैनिक के साथ अंदर जाते गए और सबको काट दिया नगाओं ने, और काट काट के ऐसा काटा कि उनका स्मारक अभी बना हुआ। मुझे यह भी आश्चर्य हुआ कि उन अंग्रेजों की हत्या हुई तो अच्छा किया भाई, वो तो स्वतंत्रता का आंदोलन था, तो उसका स्मारक क्यों बना है? स्मारक तो उनका बनना चाहिए था जिन वीरों ने उनकी हत्या की थी, उनका सर काटा था। लेकिन आश्चर्य होगा आपको कि ऐसे वीर लोगों को, ऐसे अनुभवी लोगों को, ऐसे कला प्रेमी लोगों को, ऐसे सनातनियों को इन्होंने नारा दिया कि हम इन्हें सभ्य बनाते हैं। ये बड़ा दुखद एस्पेक्ट है हमारे इतिहास का और संसार भर के इतिहास का। संसार भर में चाहे अमेरिका हो, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका हो, जहां के लोग कई गुना अधिक अतुलनीय रूप से इंग्लैंड फ्रांस के लोगों से बेहतर थे, अच्छे थे, श्रेष्ठ जीवन जी रहे थे, प्रकृति के साथ उनका तादात्म्य था, ईश्वर की उपासना करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। लेकिन उनको इन मिशनरियों ने यह कह के कि असभ्य है और सभ्य बनाने के की प्रक्रिया में उनका सब कुछ लूट लिया, उनका नाम ले लिया, उनका समाज ले लिया, उनका धर्म ले लिया, उनकी परंपरा को छिन्न भिन्न कर दिया। आज वे जड़ कटे वृक्ष की भांति गिर गए हैं, और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि वो पृथकतावाद, अलगाववाद के शिकार हो गए हैं और उनका कुछ मतलब नहीं है होने का न होने का। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि जो दीदी ने बहुत अच्छा बताया कि 1991 के बाद जा करके 100% लोग वहां के ईसाई हुए। तो जो 91 में ईसाई बना होगा उनकी आयु कितनी होगी? मुश्किल से 24 और 10 34 वर्ष। इसका मतलब है कि ईसाइयत जो है या चर्च जो है वो झीना सा आवरण मात्र है वहां पर। मुश्किल से 1 या 2 पीढ़ी उसका अस्तित्व है। आज भी यदि सनातन का जोर हो जाए तो मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है कि वो बिल्कुल लौट जाएंगे अपनी सनातन परंपरा में। और इसके लिए मैं ये मानता हूं कि हमें थोड़ा सा श्रम करना पड़ेगा। हमारे जो मठाधीश हैं उन लोगों को वहां जाना होगा, उन्हें वहां पर अपने धर्म के विषय में लोगों को बताना होगा, प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। क्योंकि जो दीदी ने पूरी कथा सुनाई, आज तक क्या था कि सरकारी तंत्र ही मिशनरियों के साथ था, लेकिन अब जो उनका सिस्टम है, इकोसिस्टम कहते हैं, वो टूट रहा है, वो कमजोर पड़ रहा है।
और इसीलिए जो विद्रोही हैं वे भी अब कमजोर पड़ गए हैं। पहले बहुत बुरी हालत थी वहां पे नगा प्रदेश में, लेकिन अब उससे वो प्रदेश उभरा है, भारत राष्ट्र से जुड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना जबरदस्त काम हो गया वहां कि आज पूर्वोत्तर भारत के हर एक राज्य में एयरपोर्ट भी है और रेलवे स्टेशन भी है, अर्थात वो रेल मार्ग से भी जुड़ गया है, वायु मार्ग से जुड़ गया है। सड़क मार्ग से पहले जुड़ा था, लेकिन सड़क का भी चौड़ीकरण हो रहा है। वहां से म्यांमार और थाईलैंड की तरफ भी सड़कें बन रही हैं। तो संभव है कि ये जो एक तरह की दूरी थी, कृत्रिम दूरी, वो दूरी मिट जाएगी। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि आज भी क्या आवश्यकता है कि एक वीजा सिस्टम होगा? दर्शकों को, श्रोताओं को जानकर दुख होगा, आश्चर्य होगा, स्तब्ध रह जाएंगे कि नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल और मिजोरम में किसी भारतीय का प्रवेश अपने आप नहीं होता। आपको एक वीजा की तरह इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एकदम बढ़िया से अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद आपको आधार कार्ड दीजिए, जो भी आपका पहचान है, और उस पर अवधि लिखी होगी, उद्देश्य लिखा होगा कि आप इस राज्य में कितने दिन के लिए किस उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं। जब दीदी गई तो दीदी का भी हमने इनर लाइन परमिट लिया, और हमें वहां पर एक लड़की मिली, उससे पूछा, वो भी इनर लाइन परमिट लेके आई थी। क्योंकि यदि आपको किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया और इनर लाइन परमिट नहीं है, तो आप वैसे ही माने जाएंगे जैसे किसी देश में आप बिना वीजा के प्रवेश करते हैं। ये बहुत विभेदकारी है। इसी के साथ जुड़ा हुआ है 371 अनुच्छेद, क्योंकि 370 अनुच्छेद जो कश्मीर का है उसके विषय में तो मुझे लगता है सभी जानते हैं, लेकिन नगा प्रदेश के लिए जो 371 बनाया गया है उसके विषय में लोगों को जानकारी नहीं है। यह भी ऐसा ही अनुच्छेद है जो 1963 में ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसको क्यों दिया था वही जाने, लेकिन वह भी अलगाववाद का बहुत बड़ा एक कारण बन गया है, जिसमें कि आप कहते हैं कि कुछ भी करना होगा केंद्र सरकार को, तो जो स्थानीय विधानसभा है वो प्रस्ताव पारित करेगी सहमति से, और यदि नहीं करेगी तो केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती, केंद्र सरकार का कानून कुछ नहीं करेगा। इसी तरह का एक कहिए कि प्रावधान मिजोरम के साथ भी किया गया था 1986 में, जब राजीव गांधी और मिजोरम समझौता हुआ था। तो इस प्रकार का काम सरकार ने किया है। अब आवश्यकता है कि सरकार इस सब विषयों पर विचार करे। अंतिम बात जो मैं कहना चाह रहा हूं इसी पुस्तक से, वो पुस्तक में यह है कि एक बहुत बड़ा भ्रम पाला गया हमारे देश में, और विशेषकर बौद्धिकों में, विद्वानों में। और जब हम दीदी के साथ कलकत्ता में थे तो वहां भी एक सज्जन थे, उन्होंने यही बात कही, घोर आश्चर्यजनक बात। सब जगह पढ़ाया गया है, वही पढ़ाया गया है, तो वही सब लोग रटते रहते हैं। वो ये बताया कि ये जो नगा लोग हैं, ये सर्वप्रथम इनको शासित, अनुशासित या अपने अधीन लाने का काम अंग्रेजों ने किया। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैं बता रहा हूं कि ये सफेद झूठ है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं या कोई और नहीं कह रहा है, ये कहने वाला है एक अमेरिकन, उसको मैं पढ़ रहा हूं। उसमें लिखते हैं ये सज्जन, राइटिंग इन 1840 डॉक्टर माइल्स ब्रॉनसन, द फर्स्ट अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरी इन नगा हिल्स, कंसीडेड दैट पुरंदर राजा था अहोम का, तो पुरंदर अहोम राजा had the Nagas much more under control than the government British now have। मतलब अंग्रेजों का जैसा नियंत्रण आज है, उससे कहीं अधिक नियंत्रण किसका था? पुरंदर राजा का था नगाओं पर। और आगे सुनिए, he made them look to him in all important matters and when they did wrong chastised them। मतलब इसमें तो विस्तार से बताया गया है कि अहोम राजा का हस्तक्षेप नगा समाज में इतना था कि हर बात पर, छोटी छोटी बात पर जब दो गांव भिड़ते थे तो उनके मुखिया सीधा जाते थे राजा पुरंदर के पास, और राजा पुरंदर ही निर्णय लेता था कि इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए। यदि कहीं कोई गलती होती थी तो सेना भेजता था राजा वहां पर, वो नियंत्रित करता था। नगा शब्द भी दिया हुआ अहोम राजाओं का है, क्योंकि अहोम राजा के दो रिकॉर्ड होते थे, एक
उनकी अपनी भाषा में जो बर्मी थी, दूसरी संस्कृत में, संस्कृत शब्द में उन्होंने ही ये नाम दिया था। वहां की जितनी जातियां या कुल हैं सबको उन्होंने नगा कहा था। और नगा एक बड़ा व्यापक शब्द था, क्योंकि आज हमने नगा प्रदेश बनाया ना। यदि नगा प्रदेश छोटा नहीं बनाया होता तो संभवतः अहोम राजा का जो अभिप्राय था उसमें नगा भी आता, नगा प्रदेश भी आता, मिजोरम भी आता, अरुणाचल भी आ सकता था। क्योंकि जो पर्वत पर रहने वाले लोग हैं उनको उन्होंने नगा कहा, और बाद में ये शब्द रूढ़ हो गया प्रयोग के कारण, और ये चल पड़ा। लेकिन इसका जो श्रेय है वो अहोम राजाओं को जाता है। दूसरा बड़ा उदाहरण है कि जब औरंगजेब ने बहुत भीषण युद्ध किया था अहोम राजाओं के साथ, जिसका नाम है सरायघाट का युद्ध, जिसमें औरंगजेब की इतनी भयंकर पराजय हुई कि कहते हैं उसी दिन से उसका पराभव आरंभ हो गया। और यह उसके शुरुआती दिनों में था, मतलब 1669 में यह युद्ध हुआ है, और उसी में उसको परास्त कर दिया गया, उसके सैनिकों को काट काट के फेंक दिया गया। और उसी में उसके एक बहुत बड़े जो वीर योद्धा निकले थे उनका नाम था लचित बड़फुकन, जिनकी अब जगह जगह वो मूर्तियां बन रही हैं, प्रतिमाएं बन रही हैं, उनका नाम हो रहा है। और बड़े गौरव की बात है कि इंडियन नेशनल एकेडमी जो है, इंडियन डिफेंस एकेडमी, उसमें उनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है सैनिकों को। तो वो जब युद्ध होता था तो उनमें नगा योद्धाओं का बहुत बड़ा योगदान था। अहोम राजा क्या करते थे कि उनको पहाड़ों पर नियुक्त करते थे, और उनकी जो तीर चलाने की विद्या थी उसमें वो निष्णात थे, और वो ऊंचाई से तीर चला करके ये जो मुसलमान जा रहे हैं इधर से, औरंगजेब की सैनिक जा रहे हैं, उनको मार के परास्त करने का काम करते थे। अब सीधी सी बात है कि यदि ऐसा नहीं होता, उनसे इतना बढ़िया संबंध नहीं होता, तो क्या नगा इनकी सहायता करते? लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि उसी असम प्रदेश से एक नया प्रदेश बनाया गया जिसका नाम नगा प्रदेश रखा जाना चाहिए था। अगर प्रदेश भी बनाया तो वह नहीं बनाया, और उसको नागालैंड कहा। नगा बिगाड़ा नागा करके, और प्रदेश की जगह कर दिया लैंड। लैंड से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन वैसे ही इसको बनाया। इसका अभिप्राय वस्तुतः था क्राइस्ट लैंड बनाना या क्रिश्चियन लैंड बनाना। तो इस प्रकार से ये दो बिंदु मुझे समझ में आए थे, जो मैं चाह रहा था कि पूरे संसार भर के लिए उपयोगी हैं, कि ये जो मिशनरी करते थे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इंग्लैंड ने तो जो किया सो किया, उसका साथ अमेरिका ने दिया। और ये बड़े दुख की बात है कि ये वही रूजवेल्ट आदि हैं जो प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में भारत का साथ देते हुए दिख रहे हैं, इंग्लैंड को लताड़ते हुए दिख रहे हैं, इंग्लैंड को बार बार कह रहे हैं कि तुम वहां से छोड़ो, भारत से हटो। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद में क्या गुल खिलाते हैं ये चले जाते हैं पीछे से, और उन प्रदेशों में जाकर के इनको भड़काते हैं, इनको अलगाववाद सिखाते हैं, इनको सामग्री देते हैं, इनको धन देते हैं, और अलगाववाद का एक प्रचंड कहिए कि रूप हमें नगा प्रदेश में दिखाई देता है। इसलिए हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है उस नगा प्रदेश से। अभी जो हम बातें कर रहे हैं इसके अतिरिक्त अनेक पहलू हैं, अनेक पक्ष हैं, जिन पर आने वाले समय में भी हम वार्ता करेंगे। लेकिन अभी तत्काल के लिए मैंने सोचा कि इतने बिंदु पर्याप्त होंगे, क्योंकि आदरणीय पंकज जी को भी इस पर कुछ टीका टिप्पणी करने का अवसर मिलना चाहिए।